हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल रिविजनरी लेक्चर जिसमें हम लोग रिटर्न्स अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। सो फॉर द अनइनिशिएटेड मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोगों ने 1 फरवरी से स्टार्ट किया था एंड 4 मार्च को हमारा इनकम टैक्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ और 5 से हम लोगों ने जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट किया और आज 31 मार्च को हमारा जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। वंस अगेन ये जो रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाला चैप्टर है इसका भी मैं आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि ये भी मैंने समरी से पढ़ाया था। बेसिकली ये जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं ना, मैंने सब सारे के सारे समरी से पढ़ा रखे थे और जहां पर जो भी अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी इन लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना बस कि आईसीएआई ने एक आईसीएआई का जब आप लोग स्टैट्यूटरी अपडेट देखोगे ना, तो रिटर्न्स वाले चैप्टर के अंदर आपको रूल 88D दिखाई देगा। ठीक है, वो रूल 88D मैंने रिटर्न्स वाले चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया है, वो मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के रिवीजन में करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आप लोग ने पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर का रिवीजन देखा है, तब तो आपको रूल 88D समझ में आ जाएगा। ये वाली चीज मैंने वहां पर भी बोली थी कि रूल 88D आईसीएआई ने अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में रिटर्न्स वाले चैप्टर के अंदर डाला हुआ है, बट आई थॉट द मोर अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग ऑफ दैट वुड बी इन पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर, तो इसलिए मैंने वहां पर अपलोड करवा दिया है, वहां पर ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, बाकी एंजॉय टुडेस लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं अपना रिटर्न्स। तो रिटर्न बेसिकली होता क्या है? रिटर्न्स होता क्या है? रिटर्न्स एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपने पूरे साल भर की इनकम की वगैरह की मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड की इनकम की और परचेज और सेल्स की और जीएसटी पेड की आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हो, गवर्नमेंट को देते हो। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे देते हो। तो जैसे हम लोगों ने हमेशा बात की हुई है कि हर महीने जितनी भी आपकी सेल्स हुई हैं, ठीक है, जितनी भी मेरी सेल्स हुई होंगी उसके लिए मुझे जीएसटीआर 1 ये वाला भी एक रिटर्न हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ फर्स्ट रिटर्न दैट आई हैव टू फाइल एवरी मंथ बाय द 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब ये मैंने आप लोगों को डेट्स वैसे ही बता रखी थी, जैसे जब मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि अगले महीने की 11 तारीख तक करना होता है। अब ये सारी अगले महीने की 11 तारीख और अगले महीने की 20 तारीख जीएसटीआर 3B के लिए मैंने आपको बताया था कि अगले महीने की 20 तारीख तक मेरे को फाइल करना होता है कि इतना मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है माइनस इतना मेरा आईटीसी है और मैं इस मोड के थ्रू यूटिलाइज कर रहा हूं और जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है थोड़ा सा आईटीसी के थ्रू यूटिलाइज करूंगा, थोड़ा सा कैश में पेमेंट करूंगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पेमेंट होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट होगा और उसके बाद फिर मेरी ये टोटल मैं पेमेंट यहां पर कर रहा हूं ये चालान के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें जीएसटीआर 3B में मेरे को देनी होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। राइट, तो ये सारी की सारी जितने भी ड्यू डेट्स हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के रिटर्न्स हैं, उन सबको हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो, a statement of information furnished by the taxpayer to the tax administrators at regular intervals. Filing of returns constitutes the most important compliance procedure which enables the government या tax administrator to estimate the tax collection for a particular period and determine the correctness and completeness of the tax compliance of the taxpayers. ठीक है, ये तो हो गई है। अब आप कैसे रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो? ठीक है, सबसे पहली बात, सारे के सारे रिटर्न्स आपके ऑनलाइन फाइल होंगे और ऑनलाइन फाइल करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। या तो आप जीएसटीएन पोर्टल पर जाके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, या तो जीएसटीएन ने ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। अब ये ऑफलाइन यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। तो ये सेम चीज ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी होती है, इनकम टैक्स में भी ऐसा है, इनकम टैक्स में भी ऐसा है। तो होता क्या है कि आप सपोज वेबसाइट पर गए, ठीक है, अब वहां पर रिटर्न फाइलिंग के लिए ना 2 ऑप्शंस आते हैं। 2 ऑप्शंस कौन से होते हैं? एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। ठीक है, रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल होगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑफलाइन यूटिलिटी? ऑफलाइन यूटिलिटी का मतलब यह होता है कि जितने भी आपके फॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन भरने होंगे, फॉर्म नंबर 1 पे आपने ऑनलाइन क्लिक किया सपोज और वहां पर सारे के सारे डेटा पूछ लिया, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वहीं पर आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। तो आपने अगर डायरेक्टली वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाली, इसको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो। दूसरा एक ऑप्शन ये होता है कि आप उसको वहां पर रहता है डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी। ठीक है, आप उसको जब क्लिक करोगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो जितने भी मल्टीपल फॉर्म्स वगैरह आपको भरने होते हैं, जितनी भी मल्टीपल डिटेल्स आपको भरनी होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स एक्सेल शीट्स पर आ जाती हैं और एक्सेल शीट्स में फिर आपको वो फिल करना होता है। जब आप एक्सेल शीट में फिल करते हो तो उसके बाद फिर आपको फिर आप उसमें वही एक्सेल शीट पे ही एक बटन रहता है, उसमें कहते हैं कंपाइल। कोई भी अगर एरर्स होते हैं, बड़ा मजा आता है, वो बड़ा मस्त चीज होती है। तो अगर कोई भी उसमें एरर्स वगैरह होते हैं तो वो एक्सेल ही आपको बता देते हैं कि देखो ये एरर्स है। और जब आप कंपाइल पर क्लिक करते हो तो एक अलग फॉर्म की फाइल बन के आ जाती है, एक अलग ही फॉर्मेट की फाइल बनकर आ जाती है और फिर आपको वेबसाइट पे ले जाकर सिर्फ वो वाली फाइल अपलोड करनी होती है। तो वेबसाइट में फिर ऑटोमेटिकली उस एक्सेल फाइल से उठ के सारा का सारे डेटा वेबसाइट में अलग अलग रेलेवेंट जगहों पर पहुंच जाता है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी। कई बार ये दिक्कत आ जाती है सर सारे के सारे रिटर्न्स ऑनलाइन है फिर भी ये ऑफलाइन यूटिलिटी, तो इसमें मतलब क्या हो गया? तो ऑफलाइन यूटिलिटी का सिंपल मतलब हो गया वेबसाइट से ही आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड करो, आप उस एक्सेल फाइल को इवन विदाउट गोइंग टू द इंटरनेट आप उस एक्सेल फाइल को फिल कर सकते हो एंड दैट एक्सेल फाइल विल टेल यू एवरीथिंग कि यहां पर ये गलत है, यहां पर वो गलत है, सो इट विल एंश्योर द करेक्टनेस। और उसके बाद उस एक्सेल फाइल से एक और फाइल जनरेट होगी, दैट फाइल विल बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी वेबसाइट। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल्स ऑनलाइन नहीं फिल करनी पड़ेंगी, आपको ऑफलाइन डिटेल्स फिल करनी होंगी, राइट? लेकिन रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल होगा। और फिर एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स भी होते हैं, तो इनके थ्रू भी हम रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अब देखो सेक्शन 37 कह रहा है कि आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करना होता है। ठीक है, सेक्शन 37 कह रहा है आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करना होता है। ये चूहा इधर ही घूम रहा है। सेक्शन 37 रेड विद रूल 59 ये कह रहा है कि आपको सेक्शन 37 रेड विद रूल 59 ये कह रहा है आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को यहां पर फर्निश करना होता है। देखो, who is required to furnish the details of outward supplies? Who is required to furnish the details of outward supplies? So देखो, return of outward supply of goods or services to be filed by all registered persons including casual registered persons। ठीक है, लेकिन किन किन को आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स नहीं भरनी होती हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स यानी टीडीएस वाला, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स यानी टीसीएस वाला, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। आओ देखो, व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज? हम सब लोगों को पता है बहुत अच्छे से, इट्स जीएसटीआर 1। ठीक है, इट्स जीएसटीआर 1। आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी डिटेल्स होती हैं जीएसटीआर 1 में भरी जाती हैं। देखो, तो फॉर्म फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इज जीएसटीआर 1 व्हिच कैन बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन पोर्टल और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर। ड्यू डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 1 क्या बताइए? हम लोगों को यह भी याद है 11 तारीख। अब देखो, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर ईच क्वार्टर या मंथ। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, अब ये क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बाकी लोगों के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है देखो हम लोगों ने बात की हुई है। अच्छा, ये क्यूआरएमपी भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, एक बार अभी हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं और क्यूआरएमपी के बारे में यहां पर और डिटेल में बात होगी। ठीक है, तो क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जैसे हर महीने मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देनी होंगी, और मुझे जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा जिसमें मैं पिछले महीने में हुई सेल्स को बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि इससे मेरी इतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है, इसमें से इतना आईटीसी और इतना कैश और ये सब, ये मेरा फाइनल पेएबल निकल कर आता है। ठीक है, ये 2 रिटर्न्स तो मुझे हर हालत में हर महीने फाइल करने होते हैं। ठीक है, तो सरकार ने जो छोटे सप्लायर्स हैं उन लोगों के लिए एक स्कीम निकाली कि यार अब हर महीने आपको 2-2 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। आप अगर चाहो तो आप एक काम करो, रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर दो। ठीक है, सरकार ने स्कीम निकाली कि रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर दो, लेकिन हर महीने का जो भी टैक्स पेएबल है वो टैक्स आप पे कर दो। ठीक है, हर महीने का जो भी टैक्स पेएबल है वो टैक्स आप पे कर दो, लेकिन रिटर्न आप हर क्वार्टर में फाइल कर दो। ठीक है, तो अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा हूं, अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा हूं, तो अप्रैल में हुई हुई सप्लाईज और मई में हुई हुई सप्लाईज के लिए क्या मुझे जीएसटीआर 1 तुरंत फाइल करना होगा? नहीं। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, अगर अप्रैल में मैंने सप्लाईज की, अगर मैंने अप्रैल में सप्लाईज की तो अगले महीने की यानी 11 मई तक मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा। मई में जो मैंने सप्लाईज की उसके लिए 11 जून तक मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा, राइट? क्योंकि रिटर्न्स फाइल करने हैं। और ऑफ कोर्स अप्रैल वाली सप्लाईज के लिए मेरे को जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा 20 मई तक, और मई वाली के लिए मुझे जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा 20 जून तक, राइट? यहां पर बोला गया कि आप चिंता मत करो, अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीनों की डिटेल्स आप जुलाई में दे दो, आप जुलाई में दे दो। ठीक है, तो अब अगर मुझे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स डालनी है और मैं ये क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, ठीक है, मुझे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स डालनी है और मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, तो मेरे लिए टाइम लिमिट क्या है? जीएसटीआर 1 फाइल करने की मेरे लिए टाइम लिमिट क्या है? मेरे लिए टाइम लिमिट हो जाएगी अप्रैल, मई, जून के लिए हो जाएगी 13 जुलाई। अप्रैल, मई, जून के लिए हो जाएगी 13 जुलाई। ठीक है, 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई, जून वाला, अप्रैल, मई, जून वाला क्वार्टर हो गया, और फिर 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 13 जुलाई वाली डेट हो गई। मतलब क्यूआरएमपी वाला अगर मैं हूं तो मुझे
क्वार्टर के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा, GSTR1। और बाकियों के केस में 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड मंथ, 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड मंथ। अब जब इसको आप लोग पढ़ोगे ना, मेन नोट से जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर आपको 10th दिखाई देगा, वहां पर आपको 10th दिखाई देगा, क्योंकि 10th जो है वो लॉ में लिखा है, ठीक है। 11th की जगह 10th जो है वो लॉ में लिखा है, तो एक्ट में लिखा हुआ है 10th, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहे तो काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इस डेट को चेंज भी कर सकती है। और फिर बाद में लिखा है कि चेंज होकर अब ये 11 हो गई है। तो समरी में मैंने सिर्फ 11 ही लिखवाई है, मतलब लिखी है, और 11 के अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। फालतू की बकवास नहीं है कि पहले आप 10 याद करो फिर ये हो फिर वो। मैं बता इसलिए रहा हूं जिससे जब आप लोग वो रेगुलर नोट्स पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या ही हो रहा है, ठीक है। देखो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब यहां पर पंगा क्या है, यहां पर पंगा ये है कि मैं हूं सपोज सप्लायर, मैं हूं निशांत, मैं हूं सप्लायर, ठीक है। और यहां पर मैं किसी का नाम ले लेता हूं रिजा, ये है रिजा, ये है रेसिपिएंट, ठीक है। मैं जब GSTR1 फाइल करूंगा, मैं जब GSTR1 फाइल करूंगा तो रिजा के GSTR2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और GSTR2B में जब रिजा के रिफ्लेक्ट होगा तभी रिजा इसका ITC ले पाएगी। ये याद होगा आप लोगों को, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये, ठीक है। मैं सप्लायर हूं, मैं 11 तारीख तक, अगले महीने की 11 तारीख तक, अगले महीने की 11 तारीख तक मैं GSTR1 फाइल करूंगा। जब मैं GSTR1 जैसे ही फाइल करूंगा तो रिजा मेरी रेसिपिएंट है, तो रिजा के GSTR2A और 2B में ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। और GSTR2B में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो रिजा विल बी एबल टू टेक इट्स ITC। सीधी बात है, रिजा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगी, ठीक। अगर मैं QRMP में हूं, अगर मैं QRMP में हूं तो क्या अगले महीने की 11 तारीख तक मैं GSTR1 फाइल करूंगा? नहीं करूंगा। अगर मैंने GSTR1 फाइल नहीं किया तो क्या अगले महीने रिजा इसका क्रेडिट ले पाएगी? बिल्कुल भी नहीं ले पाएगी। अगले महीने रिजा इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएगी, ठीक है। अब जब मैं इस क्वार्टर का GSTR1 क्वार्टर के बाद वाले महीने में फाइल करूंगा तब जाकर उस महीने रिजा इसका क्रेडिट ले पाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो रिजा ने मुझसे अप्रैल में कुछ माल खरीदा, मान लो रिजा ने अप्रैल में मुझसे कुछ माल खरीदा, तो उसका क्रेडिट क्या रिजा मई में ले पाएगी? नहीं, उसका क्रेडिट रिजा कब ले पाएगी? अप्रैल में, जून का मैं जुलाई में फाइल करूंगा, जुलाई में ले पाएगी। अप्रैल में अगर रिजा ने मुझसे कुछ खरीदा तो क्या रिजा उसका क्रेडिट मई में ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, जुलाई में ले पाएगी। तो आपको नहीं लगता 2 महीने का नुकसान हो रहा है यहां पर रिजा को? यहां पर रिजा को 2 महीने के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर रिजा क्रेडिट नहीं ले पाएगी तो रिजा को अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा ना। अपनी जेब से टैक्स भरेगी तो रिजा क्या बोलेगी, यार 2 महीने के लिए फालतू मेरा पैसा सरकार के पास ब्लॉक हो रहा है, 2 महीने के लिए बेकार में मेरा पैसा सरकार के पास ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। जुलाई में वो क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2 महीने के लिए फालतू में मेरा पैसा जो है वो मेरा जो पैसा है सरकार के पास ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। रिजा मुझसे कहेगी कि यार भैया कुछ करो ना यार। मैं कहूंगा यार मैं क्या करूं, मैंने तो QRMP में किया है, मुझे तो हर महीने रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, ठीक है। और तू मेरे बारे में सोचना यार। मैं रिजा से कह रहा हूं, देखो रिजा जी आप बड़े सप्लायर हो, ठीक है, आप बड़े सप्लायर हो, आपको आगे चलकर सप्लाई करना होता है, आप बड़े सप्लायर हो, आप हर महीने सब जो भी आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना है आप हर महीने फाइल कर रहे हो। मैं छोटा सप्लायर हूं रिजा, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, ठीक है, कि मैं हर महीने अगर रिटर्न्स फाइल करने लग जाऊंगा मेरी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। रिजा कहेगी क्या यार भैया मजाक कर रहे हो? मैं कहूंगा नहीं यार सही बात है, ठीक है। तो सरकार ने एक चीज निकाली जिससे हम दोनों खुश, सरकार ने एक चीज निकाली जिससे हम दोनों खुश। हम दोनों खुश कैसे? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। एक चीज हो गई इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सरकार कहती है कि देखो निशान तुम छोटे सप्लायर हो, हां। तुम चाहते हो कि रिजा तुमसे लगातार सामान खरीदती रहे, हां। मैंने कहा वो तो वैसे भी खरीदेगी। सरकार ने कहा ज्यादा उड़ो मत। अगर रिजा को उसके क्रेडिट का हर बार 2 महीने का नुकसान होगा तो रिजा तुम्हें रिप्लेस कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सरकार मुझसे कह रही है ज्यादा उड़ो मत कि रिजा है तो वो खरीदेगी, बहन है तो ठीक है ऐसा हो जाएगा, अरे वो तो बहन है। सरकार मुझसे कह रही है ज्यादा उड़ो मत, रिजा को तुम्हें रिप्लेस करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। रिजा को जैसे ही तुमसे बेहतर कोई सप्लायर मिला, जो सप्लायर टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल कर रहा है, रिजा तुमसे माल खरीदना बंद कर देगी। मैं कहूंगा यार तो ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सरकार कह रही है हाँ। मैंने कहा क्या करूं मैं? सरकार कहती है देखो एक चीज है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मैंने कहा ये क्या है? सरकार जी कह रहे हैं कि आपने जितना भी सामान बेचा, आपके पास उसका बिल तो आया होगा ना, मतलब बिल तो आपने जनरेट किया होगा ना। जब आप सामान बेचोगे, बेचते समय ही आपने बिल किया होगा, ठीक है।
इनवॉइस तो आप तुरंत जनरेट करोगे ना, जैसे ही आपने सामान बेचा तुरंत आपने इनवॉइस जनरेट की। मैंने कहा इनवॉइसेस तो मेरे पास सारी हैं। तो सरकार कह रही है कि उन इनवॉइसेस को आप बस अपलोड कर दो इस वाले पोर्टल में, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पोर्टल का नाम है, ठीक है। तो सरकार कह रही है आप एक काम करो, हर महीने जितनी भी आपकी सेल वाली इनवॉइसेस हैं, ठीक है, एक बंदा बैठा दो, उसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि वो सेल वाली इनवॉइसेस को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल देगा। अब इससे क्या हुआ, इससे रिजा को क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से इनवॉइसेस की डिटेल्स आ गई, ठीक है, और जैसे ही सरकार के पास डिटेल्स आ गई, सरकार रिजा को जीएसटी का क्रेडिट दे देगी। पैसा तो सरकार को मिल ही चुका है, ठीक है, पैसा तो सरकार को मिल ही चुका है, तो सरकार जो है रिजा को इसका क्रेडिट दे देगी, ठीक है। फिर मैं कहूंगा रिटर्न, सरकार ने कहा रिटर्न तुम जब मर्जी आए फाइल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो सरकार मुझसे कह रही है कि अप्रैल मई इन दोनों महीनों की जो भी इनवॉइसेस हैं वो तुम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दो। मैंने कहा जून वाली क्यों नहीं? सरकार ने कहा अबे जुलाई में तो तुम वैसे भी GSTR1 फिल कर रहे हो ना। सरकार मुझसे कह रही है जुलाई में तो तुम वैसे भी GSTR1 फिल कर रहे हो ना, तो जून वाली सेल GSTR1 में डाल देना ना जुलाई में। मैंने कहा हां ठीक है। तो अप्रैल और मई में जो सेल्स मेरी होंगी उनके बिल्स में IFF में डाल दूंगा। फिर क्या यही बिल्स मेरे को GSTR1 में भी डालने की जरूरत है जुलाई में? नहीं। सरकार कह रही क्यों दो बार सेम चीज की डिटेल डाल रहे हो? दो बार सेम चीज की डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल और मई में जितना भी माल तुमने बेचा उसके लिए अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल दो। जून में जितना भी माल तुम बेचोगे उसके लिए तुम जुलाई में अपने पूरे क्वार्टर का GSTR1 फाइल करोगे ही करोगे, कर दो उसको, बात खत्म, ठीक है। तो देखो ये हो गया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी होती है, ऑप्शनल फैसिलिटी, मैंडेटरी नहीं है। प्रोवाइडेड टू क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हु आर इन द QRMP स्कीम to file their details of outward supplies in the first 2 months of the quarter, between first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month, up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the first 2 months of the quarter, to pass on the credit to their recipients। ठीक है, तो अप्रैल में जितनी भी मेरी सेल्स होगी उसका मैं 13 मई तक IFF में अपनी डिटेल्स डाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन 50 लाख तक की ही डिटेल्स डाल सकता हूं। अप्रैल में अगर 50 लाख से ज्यादा की सेल हुई तो IFF में काम नहीं चलेगा फिर, ठीक है। उसके बाद मेरे को QRMP या तो फिर मेरे को रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक। What are the cases where a registered person is debarred from furnishing the details of outward supplies in GSTR1 या IFF? कब उसको GSTR1 फाइल करने से मना ही कर दिया जाता है कि भाई अब तू रहने दे। The registered person is not allowed to furnish GSTR1 if return is not furnished in form GSTR3B for the preceding month। ठीक है, तो GSTR3B भी हम लोगों को पता ही है, ITC वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर अप्रैल महीने का GSTR3B मैंने मई में नहीं फाइल किया 20 तारीख तक, तो मई महीने में जितनी भी मेरी सेल्स होंगी उसका मैं GSTR1 जून में नहीं फाइल कर पाऊंगा। आई होप आप लोगों को टाइमलाइंस कायदे से समझ में आ रही है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है। यहां पर जो भी मेरा हुआ उसके लिए मुझे 20 मई तक GSTR3B फाइल कर देना चाहिए था। अगर मैंने GSTR3B यहां पर नहीं फाइल किया तो मई महीने की जितनी भी सेल है उसके लिए मैं जून में GSTR1 फाइल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ, registered person is not allowed to furnish GSTR1 या IFF if the person opting for QRMP scheme has not furnished GSTR3B for the preceding tax period। तो इसने अगर नहीं किया तो फिर वो ये हो जाएगा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन एक्सेस सप्लाई डिक्लेयर्ड इन GSTR1 कंपेयर टू GSTR3B। अब देखो a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of Rule 88C1 in respect of a tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under Section 37 in form GSTR1 or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid as required under the provisions of Rule 88C2। है क्या चीज ये? है ये चीज के GSTR1 में सपोज मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज, और ये पता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल केसेस आते हैं इस पे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना मेरे 2 दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोगों का काम ही यही है। उनमें से जो मेरा दोस्त है, वैसे दोनों ही दोस्त हैं, लेकिन जो हस्बैंड है, ठीक है, वो बंदा GST लिटिगेशन डिपार्टमेंट में काम ही करता है,
ठीक है। तो ही एक्चुअली शोड मी, अभी हम लोग कहीं घूमने वूमने गए थे, 30 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है और 1 दिसंबर को उसकी एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग साथ में ही घूमने का प्लान बना लेते हैं एनिवर्सरीज पर। तो हम लोग जब मिले थे तो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ रिप्लाई, और वो डिपार्टमेंट से ना यही रिप्लाई आया हुआ था कि आपके जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है, आपके जीएसटीआर 1 के हिसाब से जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो 2 करोड़ रुपए की आ रही है, वो 2 करोड़ रुपए की आ रही है। लेकिन जीएसटीआर 3B में जो आपने आउटपुट लाइबिलिटी लिखी है, जो जीएसटीआर 3B में आपने आउटपुट लाइबिलिटी लिखी है, वो 1 करोड़ 80 लाख की आउटपुट लाइबिलिटी लिखी हुई है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक्चुअली उसके पास नोटिस आया था एंड ही वाज ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई टू दैट नोटिस। ठीक है, तो मैंने कहा यार तू पहले यही दिखा मेरे को, ठीक है, और जानबूझ के मुझे बुला बुला के दिखा रहा था कि तू देख ले, ये तू क्लास में बताएगा तो फिर और मजा आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, ठीक है। तो फिर ही शोड मी, ही वाज ड्राफ्टिंग अ प्रॉपर नोटिस, पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया हुआ था कि जीएसटीआर 1 में आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी आ रही है, जीएसटीआर 1 में जो आपने सप्लाईज दी हैं उनके हिसाब से जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो 2 करोड़ रुपए की है, बल्कि आपने जब जीएसटीआर 3B में अपना फाइनल रिटर्न दिया है उसके हिसाब से आउटपुट लाइबिलिटी आपकी 1 करोड़ 80 लाख की आई है। तो वाई इज देयर अ डिफरेंस, वाई इज देयर अ डिफरेंस? 20 लाख की आप और आउटपुट टैक्स भरो, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, 20 लाख की तो सिर्फ जीएसटी का पोर्शन होता है, उसके ऊपर भर भर के इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस भी लग जाती है, तो वो करोड़ों की डिमांड आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज बोली गई है कि अगर आपके पास नोटिस आया, अगर आपके पास नोटिस आया कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस है, या तो आप इस टैक्स को पे कर दो, या तो एक रीजनेबल रिप्लाई ड्राफ्ट करके दे दो, ठीक है। या तो आप रीजनेबल रिप्लाई ड्राफ्ट करके दे दो, या तो आप ये टैक्स पे कर दो। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तभी आप अगले महीने का जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक। फिर एक अमेंडमेंट आया है कि रूल 59(6) has been amended to provide that a registered person to whom an intimation has been issued under Rule 88D in respect of tax periods shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in Form GSTR 1 or IFF for a subsequent tax period unless he has either paid the excess ITC as specified in the intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of excess ITC that still remains to be paid as required under Rule 88D(2). अब ये वाली क्या चीज है, यहां पर एक नया रूल आया है क्या, कि आपने ITC ज्यादा क्लेम किया हुआ है, ठीक है। आपके पास जीएसटीआर 2B में जितना ITC आएगा उतना ही तो आप क्लेम कर पाओगे। जीएसटीआर 2B में सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का एलिजिबल ITC आ रहा है, पर जीएसटीआर 3B में आपने सपोज 1,20,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया हुआ है, तो सरकार कहती है भाई ये 20,000 रुपए आपने एक्सेस आईटीसी कैसे क्लेम किया हुआ है, लाओ ये टैक्स पे करो हमें, ठीक है। और अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, अगले महीने का जीएसटीआर 1 आप नहीं फाइल कर पाओगे, ठीक। Further, a registered person shall also not be allowed to furnish the details of outward supplies in Form GSTR 1 or using IFF if he has not furnished the bank account details as per the provisions of Rule 10A। ये आपका 4 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। अब आप इधर देखो, what kind of details of outward supplies are required to be furnished in GSTR 1 and IFF, ठीक है। तो आप IFF में कौन कौन सी डिटेल्स भरोगे, देखो जो भी आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज होंगी उनमें से जो B2B सप्लाईज हैं, इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइड करना होगा क्या, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज अपलोडेड और डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली टू बी अपलोडेड। तो सारी इनवॉइस वाइज डिटेल्स, और अगर कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट है तो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। जीएसटीआर 1 में आपको क्या क्या फिल करना होगा, तो देखो जीएसटीआर 1 में अगर आपकी कोई B2B सप्लाईज है, अगर आपकी B2B सप्लाईज है तो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। B2B सप्लाईज में चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मतलब मेरे पास भी जीएसटी, मैं भी जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, आप भी जीएसटी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो अभी एकाग्रता को जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, अपनी सर्विसेज में एकाग्रता को सप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज अ B2B सप्लाई, ठीक है। सपोज कल को कोई स्टूडेंट मेरे से फोन करके कहता है कि मेरे को आपसे प्राइवेट ट्यूशंस चाहिए और मैं उसको अपने घर बुलाकर पढ़ाता हूं या उसके घर जाकर पढ़ाता हूं, तो दैट वुड बी अ B2C सप्लाई, कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, वो बंदा जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो B2 सप्लाईज में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाईज में आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो सारी सप्लाईज की, दैट्स इट, कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो। इंटर स्टेट सप्लाईज में अगर इनवॉइसेस 2.5 लाख से ऊपर हैं तब फिर इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करो, अगर इनवॉइस 2.5 लाख तक है तो स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप अपलोड कर दोगे, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप अपलोड कर दोगे। इधर देखो नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जीएसटीआर 1 फाइल्ड फॉर प्रीवियस पीरियड्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आपको करना होगा। जीएसटीआर 1 में अगर मान लो कोई गलती हो जाती है,
ठीक है, जीएसटीआर 1 में अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या आप उस गलती को सुधार सकते हो? यस, आप उस गलती को सुधार सकते हो। कैसे उस गलती को सुधारोगे? पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 ऑफ प्रायर पीरियड्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स गिवन इन जीएसटीआर 1 ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स। तो जब आप जीएसटीआर 1 देखते हो ना, तो वहीं पर एक अमेंडमेंट टेबल रहती है, उसमें जीएसटीआर 1 वाले फॉर्म के अंदर एक अमेंडमेंट टेबल रहती है। ठीक है, जीएसटीआर 1 वाले फॉर्म के अंदर एक अमेंडमेंट टेबल रहती है, वहां ये मेंशन होता है कि अगर पिछले किसी भी जीएसटीआर 1 में आपको कोई गलती निकल के आई है, आपने कोई गलती आइडेंटिफाई की है, रियलाइज की है, तो उन गलतियों को आप लोग यहां पर सुधार सकते हो। ठीक है, डन हो गई बात? यस एवरीबॉडी, हार्दिक, अथर्व, सिमरन, ओजस्विनी, राज, करणजीत, परी, शीतल, वेरी गुड। ठीक है, इधर देखो, मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच सच अमेंडमेंट्स आर परमिसिबल इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है अमेंडमेंट की? 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिटेल्स पर्टेन। मतलब प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का किसी भी महीने के जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो? अगले साल के 30 नवंबर तक, यानी 30 नवंबर 2024 तक। डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। अब ये एनुअल रिटर्न क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। nil GSTR1, तो फाइलिंग ऑफ GSTR1 is mandatory for all normal and casual taxpayers even if there is no business activity in any particular tax period। ठीक है, तो अभी अगर कोई भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं भी होती है तो भी, और आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो भी आपको नील GSTR1 फाइल करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अनअकैडमी से कब निकले? अगस्त में निकले। ठीक है, अगस्त में निकले, तो अगस्त में जो भी सर्विसेज मैंने अनअकैडमी को प्रोवाइड की उसका पेमेंट मेरे को आया है नवंबर में। ठीक है, उसका पेमेंट मुझे आया है नवंबर में। ठीक है, नवंबर में पेमेंट आया है, हाँ नवंबर में उसका पेमेंट आया है। तो अब अगस्त का पेमेंट अगर नवंबर में आया है तो ना तो सितंबर में जीएसटीआर1 में दिखाने के लिए कुछ भी था और ना तो अक्टूबर में था, तो सितंबर और अक्टूबर का जो रिटर्न गया था वो नील जीएसटीआर बन गया है, वो नील जीएसटीआर बन गया है। ठीक, देखो स्पेशली सितंबर का तो नील जीएसटीआर बन गया था, अक्टूबर का ठीक हो गया था क्योंकि फिर एकाग्रता से पैसा आना शुरू हो गया था। ठीक है, इधर देखो, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। अच्छा, इससे पहले सवाल देख लेते हैं। तो अ टैक्स पेयर कैन फाइल जीएसटीआर1 अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, स्टेट एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, तो जीएसटीआर1 आप करंट टैक्स पीरियड के बाद ही फाइल कर सकते हो, स्टेट एक्सेप्शंस टू दिस। दूसरा क्या है? ऑल टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर1 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, कमेंट टू द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट जो है वो पार्शियली वैलिड है, टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, हाउएवर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कैजुअल टैक्स पेयर्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस बिजनेस ये अपना जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीआईएन ऑफ अ नॉर्मल टैक्स पेयर, तो अगर नॉर्मल टैक्स पेयर का जीएसटीआईएन कैंसिल हो जाता है तो वो फाइल कर सकता है। A taxpayer who has applied for cancellation of registration will be allowed to file form GSTR1 after confirming the receipt of application। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। आइए सर, फिर ये कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन GSTR1, इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, ये तो देख लिया था, ये वाली टेबल तो देखी, डेबिट क्रेडिट नोट ये सब देख लिया। ठीक है, बाकी ये जितनी और भी चीजें इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फॉर्म जीएसटीआर1 सबमिशन ऑफ इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इज मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ इनवॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉज। तो ये तो गलत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी अभी कि अगर इंटरस्टेट हो, B2B B2C में इंट्रास्टेट इंटरस्टेट ये सब बात की थी ना। तो in respect to the following outward supplies, consolidated details and not invoice wise details are required to be uploaded in GSTR1। एक intrastate supplies made to unregistered persons for each rate of tax, और दूसरा interstate supplies made to unregistered persons with invoice value up to 2,50,000 rupees for each rate of tax separately for each state। फिर अमेंडमेंट इन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की ना कि वो जीएसटीआर1 के अमेंडमेंट टेबल में आता है, आप उसको अगले महीने के अगले साल के 30 नवंबर से पहले अमेंड करवा सकते हो। ये भी हो गया है हमारा। इधर देखो, मिस्टर गौरी शिवा, यही वाली चीज है ना इसमें। हाँ, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ये तो है 30th नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। देखो,
Mr. Gauri Shiva, a registered person in Punjab, supplies goods taxable at 12%, CGST 6, SGST 6 and IGST 12 in states of Punjab and Haryana. He has furnished the following details in relation to independent supplies made by him in the quarter ending June 2022. ठीक है, अब इसने सप्लाईज दी हुई है ये, तो देखो मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई है 2,10,000, मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई है 2,45,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मिस्टर सी, मिस्टर सी को इसने दिया हुआ है, मिस्टर सी को इसने यहां पर दिया हुआ है, मिस्टर सी को दिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई 1,90,000 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें बताना क्या है, aggregate annual turnover of Mr. Gauri Shiva in the preceding financial year was 1.2 crore rupees with reference to rule 59 of the CGST rules 2017. Discuss the manner in which the details of the above supplies are required to be furnished in GSTR 1. तो ये वाली जो चार्ट है ना हमारा, इस चार्ट को देखकर हमें आंसर करना है, इस चार्ट को देखकर हम लोगों को आंसर करना है, ये रहा वो चार्ट, ठीक है। दिस इज द चार्ट, इस चार्ट को देखकर हम लोगों को आंसर करना होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन को आप दे रहे हो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब B2B सप्लाई हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2B, ये क्या है B2B, ये B2C, 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 ये B2B और ये B2B, ठीक है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, B2B को देखते हैं, B2B को देखते हैं, ओके। B2B में इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर 2,10,000 की आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी है, ये 2,45,000 की आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी है, और यहां पर इंट्रा स्टेट B2B में इंट्रा स्टेट दोनों ही आ जाते हैं, यहां पर भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होंगी और यहां पर भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। तो इनवॉइस वाइज और इनवॉइस वाइज ये आपके हो गए Q और R, ये चार आपके जो B2B वाले थे, ये आपके B2B वाले चार हो गए यहां पर, ठीक है। अब B2C में आते हैं, B2C में क्या है कि अगर आपका इंट्रा स्टेट है तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज टू बी अपलोडेड कर सकते हो, ठीक है। इंट्रा स्टेट में कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे इंट्रा स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है, तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो इसकी, ठीक है, दैट्स इट। इंट्रा स्टेट में तो यही हो गया, कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपने ये दे दी इंट्रा स्टेट में, ठीक है। उसके बाद अब ये आपके 4 इंटर स्टेट बचे, अभी आपके 4 इंटर स्टेट बचे, तो यहां पर बोला गया कि 2.5 लाख तक की जितनी भी है उनकी कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो, और 2.5 लाख से ऊपर वाले जितना है उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स। तो इनवॉइसेस अगर 2.5 लाख से ऊपर की हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स हो, और अगर 2.5 लाख तक की हैं तो फिर आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे सकते हो, ठीक है। अब ये आपका इंटर स्टेट आया 3,10,000, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स दोगे, यहां पर आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स होगे, ये आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स दोगे, तो इन दोनों की कंसोलिडेटेड डिटेल्स होगे, इसकी इनवॉइस वाइज डिटेल दोगे और इसकी भी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आप दे दोगे, तो ये आपका आंसर यहां पर आ जा रहा है। ये क्लियर हो रहा है सबको, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस सर, डन, क्वेश्चन इज सिंपल, बस एग्जाम में ना भूले कॉन्सेप्ट को, उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा ना वो जसविनी, उसके लिए लगातार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। करणजीत, सुशेन, रिजा, पूजन, इशिता, अर्शिया, स्नेहल, ओजस्विनी, वेरी गुड, ठीक है। आओ सर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। XYZ Limited furnished the annual return for the year 22-23 on 25th August 2023. An error is discovered in respect of a transaction pertaining to outward supplies in November 2022. Okay. Determine the time limit to rectify the mistake. Would your answer be different if annual return for financial year 22-23 is furnished on 25 December 2023? ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, अमेंडमेंट की डेट्स क्या है, या तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर 25 अगस्त को आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है तो देखो या तो 30 नवंबर 2023 या फिर 25 अगस्त 2023 विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर में 25 अगस्त आ जाता है। लेकिन अगर आपका एनुअल रिटर्न सपोज 25 दिसंबर को फाइल हुआ होता तो 30 नवंबर वुड हैव बीन अर्लियर, ठीक है। तो पहले वाले केस में 25 अगस्त और दूसरे वाले केस में 30 नवंबर, दूसरे वाले केस में 30 नवंबर, ठीक है। दूसरे वाले केस में 30 नवंबर ये आपका आ जा रहा है, ठीक हो गई बात? ओके,
कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 38। आओ देखो इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स। अब इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स कहां से आती हैं? तो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है आपका जीएसटीआर 2A और 2B, ठीक। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी में बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, और ये दूसरा क्या है, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड वेदर होली और पार्टली बाय द रेसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ द सेट सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर हु इज अ न्यू रजिस्ट्रेंट who has defaulted in payment of tax for a period whose output tax वगैरह वगैरह वगैरह। चलो ठीक है। सबसे पहली बात अब यहां पर क्या करना होगा, यहां पर यह है कि आपको इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, ठीक है। अब इनवर्ट सप्लाईज की जब आप डिटेल्स मेंशन करोगे तो उस पर आपने टैक्स पे किया होगा, उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिल भी सकता है, उस टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। उस टैक्स का आपको क्रेडिट हो सकता है मिल जाए, हो सकता है उस टैक्स का क्रेडिट आपको ना मिले, ठीक है। तो आपको दोनों इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स को मेंशन करना होता है, राइट। तो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाता है। ये कुछ वो इनवर्ट सप्लाईज हैं जिनका आईटीसी अवेलेबल होगा, कुछ ऐसी भी इनवर्ट सप्लाईज होंगी जिनके ऊपर आईटीसी आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगा? क्यों अवेलेबल नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि किसी नए रजिस्ट्रेंट से आपने माल खरीदा हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने किसी पीरियड के टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया हो, ठीक है। whose output tax payable as per GSTR 1 exceeds the output tax paid in GSTR 3B for a particular tax period by the prescribed limit। हो सकता है GSTR 1 में ज्यादा आ रहा हो और GSTR 3B में उसने कम टैक्स पे किया हो, तो उससे अगर आपने कोई सामान खरीदा तो आप आईटीसी उसका नहीं ले पाओगे। Who has availed ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed by him as per GSTR 2B during the prescribed period and by prescribed limit। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने ITC जितना उसको अलाउड था, GSTR 2B में जितना अलाउड था उससे ज्यादा को उसने ITC ले लिया, तो अगर ऐसे बंदे से आपने सामान खरीदा है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। Who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of section 4912 read with rule 86B, that is who has discharged more tax liability from electronic credit ledger than the prescribed rule under 86B। तो ये आपको याद होगा कि अगर एक महीने में 50 लाख से ज्यादा की सेल होती है तो अगले महीने जितनी भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है उसका कम से कम 1% आपको कैश में देना ही पड़ता है। आप क्रेडिट से सिर्फ 99% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ही सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसने इस वाले रूल को फॉलो नहीं किया है और आपने इस बंदे से सामान खरीद लिया तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और फिर ये अदर स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्संस, ठीक। देखो फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज जीएसटीआर 2A और 2B। तो 2A और उसके फीचर्स क्या हैं? दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर किसी ने अपना जीएसटीआर 1, मेरे किसी सप्लायर ने जीएसटीआर 1 टाइमली नहीं भी फाइल किया तो भी मेरे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीएसटीआर 2A रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। बट क्या मेरे जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, वो अगले महीने की 2B में रिफ्लेक्ट होगा। Reflects details of invoices furnished by non-resident taxable person in form GSTR 5. Reflects details of invoices furnished by input service distributor in form GSTR 6. Reflects details of TDS by deductor furnished in GSTR 7. Reflects details of TCS by e-commerce operator furnished in GSTR 8. GSTR 2B और उसके फीचर्स क्या हैं? This is an auto-generated statement containing the details of eligible ITC की डिटेल्स अवेलेबल वंस अ मंथ। तो ये एक ही बार होता है, ये रियल टाइम में अपडेट नहीं होता, एक ही बार अपडेट होके आता है ये। दिस इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट, ठीक है। स्टैटिक स्टेटमेंट मतलब एक बार जो बन गया वो आपका जीएसटीआर 2B आपका फाइनल हो गया। रिफ्लेक्ट्स डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय सप्लायर्स इन फॉर्म GSTRs 1, 5 and 6 between the cutoff dates. Details of outward supplies furnished by supplier who has opted for QRMP scheme in form GSTR 1 or using the IFF invoice furnishing facility between the cutoff dates. Reflects details of IGST paid on the import of goods brought into the DTA from SEZ unit या developer। ये आपका यहां पर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अभी तो नहीं आया, क्वेश्चन हमारा कब आएगा? फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद 88C पर हम लोग आ गए हैं। आओ 88C पर हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 88C। लेट्स सी 88C क्या है? मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। ये वही वाली चीज हो गई कि जीएसटीआर 1 में आपकी आउटपुट लायबिलिटी कुछ और आ रही है, जीएसटीआर 1 में कुछ आउटपुट लायबिलिटी कुछ और आ रही है, और जीएसटीआर 3B में आप कुछ और फाइल कर रहे हो, ठीक है। जीएसटीआर 1 में आपकी आउटपुट लायबिलिटी कुछ और आ रही है और जीएसटीआर 3B में आप कुछ और ही दिखा रहे हो। अगर ये डिफरेंस है तो इसको किस तरह से डील किया जाएगा? इसके लिए रूल 88C है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू है। जीएसटी में काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं, लोग गलतियां करते ही रहते हैं।
ठीक है, तो काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं। कुछ कुछ इश्यूज एकदम जेन्युइन भी होते हैं, कुछ कुछ इश्यूज जो है वो बहुत ही जेन्युइन भी होते हैं कि जीएसटीआर 1 में आप तो जीएसटीआर 1 में सारी की सारी चीजों का वो कर दोगे ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसका टैक्स पेबल रिवर्स चार्ज में होगा मे बी। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, मैं आपको जेन्युइन केसेस बता देता हूं। जेन्युइन केसेस कैसे आते हैं, जो वही जो मेरा दोस्त नोटिस दिखा रहा था, तो मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे पूछा कि यार ये जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में आउटपुट लाइबिलिटी में डिफरेंस आ कैसे सकता है। ठीक है, तो आई जेन्युइनली आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन, तो ही सेड कि यार जीएसटीआर 1B में तू अपनी सारी की सारी आउटपुट जितनी भी तूने सप्लाई की है, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई वो सारी की सारी जीएसटीआर 1 में डालेगा। मैंने कहा बिल्कुल डालूंगा। ठीक है, अब उसने मेरे को बताया कि सपोज तूने 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो तेरी जीएसटीआर 1 के हिसाब से आउटपुट लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, 5 लाख के ऊपर 18%। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए 5 लाख के ऊपर 18%। लेकिन सपोज इसमें से 50,000 रुपए के ऊपर रिवर्स चार्ज लगना था, 50,000 रुपए के ऊपर रिवर्स चार्ज लगना था, तो जीएसटीआर 1 में तो तूने अपनी जो सेल है वो पूरी की पूरी 5 लाख दिखा दी। जीएसटीआर 1 में जो तेरी सेल है वो पूरी की पूरी 5 लाख दिखा दी। लेकिन जीएसटीआर 3B में तो तू अपनी आउटपुट लाइबिलिटी ही दिखाएगा ना। आउटपुट लाइबिलिटी कितनी आएगी, 4.5 लाख रुपए की आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 50,000 है इस पे तो जिसने तुझसे खरीदा वो जीएसटी पे करेगा ना, रिवर्स चार्ज लगेगा, तो तेरा रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। तो अब डिपार्टमेंट यहां पर हल्ला मचा देता है, जीएसटीआर 1 में तो 5 लाख था और जीएसटीआर 3 में 4.5 लाख है, तो तुम तो डिफॉल्टर हो। ठीक है, तो इसके लिए जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको मतलब ये जैसे वो लिटिगेशन है और ये है वो है, तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपकी हो जाती है। गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आ रही है आप लोगों को ये वाली बात? जेन्युइन केस, ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस, यस, काचा। ऑलराइट, आओ तो अब इसको किस तरह से डील किया जाएगा, लेट्स सी। तो इंटिमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। तो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन's tax payable as per their statement of outward supplies in form GSTR 1 or IFF is higher than the tax payable in their return GSTR 3B for a specific tax period by such amount and such percentage as may be recommended by the council, they will be informed about this difference electronically in part A of form GST DRC 01B on the common portal। तो उनके पास इंटीमेशन एक आएगा। A copy of this intimation will also be sent to their registered email address highlighting the difference and providing directions। तो उनके पोर्टल पर भी आएगा और ईमेल भी आ जाएगी। They will have 7 days, 7 दिन का समय रहेगा, either to pay the differential tax liability along with interest under section 50 using form GST DRC 03। तो या तो differential tax liability को आप पे करो, साथ में interest भी पे करो, या explain the difference in tax payable on the common portal। ठीक है, तो आप कॉमन वो जो जिस पोर्टल पे आपके पास नोटिस आया वहीं पर आप रिप्लाई कर दो। फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स टू इंटीमेशन। अपॉन रिसीविंग द इंटीमेशन द रजिस्टर्ड पर्सन कैन एक्सरसाइज आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस विद इन 7 days। Number 1, they can fully or partially pay the amount of differential tax liability mentioned in Part A of Form GST DRC 01B along with interest using Form GST DRC 03। They need to provide the details of payment in Part B of Form on the common portal। ठीक है, तो पहली बात तो है पूरी तरह से या पार्शियली पेमेंट कर सकते हैं। Alternatively, they can provide an electronic reply on the common portal within the 7-day period explaining the reasons for any unpaid portion of the differential tax liability mentioned in Part B। ठीक है, तो ये आप उसको जवाब भी दे सकते हो। रिकवरी एज पर सेक्शन 79 इफ द स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन्ड इन द इंटीमेशन रिमेन्स अनपेड विद इन द गिवन 7-day पीरियड। अगर 7 दिन तक वो पोर्शन अनपेड रहा एंड नो एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्टेबल रीजन इज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, और आपने नोटिस का रिप्लाई भी नहीं किया, तो द प्रॉपर ऑफिसर कैन इनिशिएट रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से डील किया जाता है जो भी आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिक्कत आती है, उसको इस तरह से डील किया जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है? सर आपके उधर चूहा इधर मेरे छिपकली पर पड़ चढ़ गई अभी, अरे बाप रे, पर चढ़ गई अभी, क्या होता है ये? धीरे धीरे मोनोटोनस लग रहा है। अब क्या मोनोटोनस, ये तो अच्छी बात है ना। अगर ये वाली चीजें मोनोटोनस लग रही है तब तो अच्छी बात है ना रिजा, एटलीस्ट आपको याद होता जा रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम प्रैक्टिकल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो दीज आर गुड। अच्छा, पैर पर चढ़ गई, ओके, तो चलाया होगा फिर, है ना। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका हो गया।
इसके बाद हम लोग आ रहे हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स सेक्शन 39 पर। सेक्शन 39 पर आज नींद नहीं आ रही, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। वैसे चूहे को बुलाओ। अरे क्यों बुलाओ रेजा, तुम अपने घर पे बुलाओ चूहे को, मैं क्यों बुलाऊं चूहे को? चलो आओ, तुम्हारे घर के आसपास भी बहुत होंगे, बहुत चूहे हैं इलाहाबाद में, आओ। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, आओ देखो। रिटर्न फॉर्म्स अंडर सेक्शन 39, GSTR 3B फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्संस, GSTR 4 फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, 5 होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए, ब्रैकेट लगो, 7 होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए, excluding ISD and RTP composition taxpayer, person deducting tax at source, person collecting tax at source, supplier of OIDAR services। ठीक है, इन लोगों के लिए वाले फॉर्म्स नहीं है, इन लोगों के लिए अलग फॉर्म्स हैं। तो ड्यू डेट्स फॉर फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B हमें पता है 20 तारीख होती है। तो GSTR 3B कैन बी फाइल्ड मंथली और क्वार्टरली एंड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आर, क्वार्टरली कौन फाइल करेगा? QRMP वाला। मंथली GSTR 3B ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। अब हो सकता है यहां पर भी आप जब वो मेन वाले प्रोविजंस पढ़ोगे ना, तो हो सकता है इसमें भी आपको कोई और डेट दिखाई दे जाए, ठीक है, तो वो लॉ वाली डेट है, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो 20 तारीख की है। क्वार्टरली GSTR 3B ऑन और बिफोर 22nd and 24th ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश्ड इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। अब यहां पर एक और बवाल इन लोगों ने निकाला है, 2 दिन से पता नहीं ये लोग, इन लोगों ने क्या ही कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे मंथली GSTR 3B हर महीने की 20 तारीख को आपको देना है, ठीक है। जैसे अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, तो जितना भी माल मैं यहां पर दिसंबर 2023 में बेचूंगा उसके लिए मुझे GSTR 3B 20 जनवरी तक करना है, सिंपल बात हो गई। क्वार्टरली वालों को क्या है, अप्रैल में जून का GSTR 3B ये लोग 20 जुलाई तक कर सकते थे, ठीक है। अप्रैल में जून की जो भी सप्लाईज हैं उनका GSTR 3B ये लोग जुलाई में फाइल करेंगे। अब ये 20 जुलाई कर सकते थे, कोई एक डेट देते थे तो चलो 22 जुलाई दे देते, ठीक है। जैसे GSTR 1 का भी इन लोगों ने डेट बढ़ा दी ना, 13 तारीख कर रखी है, अगले महीने की 13 तारीख, क्वार्टर के बाद वाले महीने की 13 तारीख। यहां पर भाई 20 की जगह 22 कर देते, 2 दिन और बढ़ा देते, लेकिन उन्होंने यहां पर पता है क्या बदतमीजी की है, यहां पर यह बदतमीजी की है। बदतमीजी क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर यह बदतमीजी की है कि कुछ स्टेट्स के लिए तो तारीख 22 है और कुछ स्टेट्स के लिए तारीख 24 है। अब आप रखते रहो वो कौन सी स्टेट्स हैं, यह बदतमीजी है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, कहां गई वो स्टेट्स। कहीं तो आएगा ये ड्यू डेट्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। इफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो 22 तारीख है, और अगर इन स्टेट्स में है तो फिर ये 24 तारीख है, ठीक है। तो यही बेवकूफी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आओ सर, ये हो गया। अब QRMP स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखो, तो इट्स एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है लेकिन मंथली पेमेंट करना होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब 5 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी टर्नओवर है तो फिर आप QRMP में नहीं जा सकते, और QRMP ऑप्शनल है, ठीक है। तो जैसे मेरा टर्नओवर 5 करोड़ का नहीं है, पर फिर भी मैं QRMP में नहीं हूं, मैं मंथली में ही जा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं QRMP के लिए एलिजिबल हूं? मैं बिल्कुल QRMP के लिए एलिजिबल हूं, ठीक है। मैं अगर चाहूं तो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करूं और पेमेंट लेकर मेरे को मंथली करना होगा, तो आई एम कंप्लीटली एलिजिबल, क्योंकि 5 करोड़ से कम ही था टर्नओवर पिछले साल का, तो मैं एलिजिबल हूं, लेकिन ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। Condition to be fulfilled for becoming eligible, taxpayer must have furnished the last return as due on the date of exercise of such option. Manner of exercising the option, taxpayers can opt in for any quarter from first day of the second month preceding the quarter to the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. अब इसका मैं आपको बता देता हूं मतलब, ठीक है। पॉइंट नंबर F का मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूं। पॉइंट नंबर F का मतलब है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर,
of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. ठीक है, तो सपोज मुझे जनवरी फरवरी मार्च में जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इस क्वार्टर के लिए मुझे क्यूआरएमपी लेना है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 2024 इस क्वार्टर के लिए सपोज मेरे को क्यूआरएमपी लेना है। तो व्हाट इज, मैं क्यूआरएमपी के लिए कब एलिजिबल, कब मैं ये बोल सकता हूं, कब तक सरकार को बोल सकता हूं? मैं अचानक से तो नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरा मन है क्यूआरएमपी। इट्स लाइक आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, अगर किसी ने मई 24 का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, ड्यू डेट निकल गई, तो आप जाके बोल सकते हो एक दिन पहले कि नहीं नहीं हमको भी एग्जाम देना है, हम भी कल से एग्जाम देंगे। ठीक है, आप नहीं कह सकते। तो देयर इज अ टाइम लिमिट ना, जो एग्जाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो वही टाइम लिमिट के बारे में बात हो रही है कि अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च 24 में क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है, ठीक है, तो फिर आप कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो यहां पर वो बोला जा रहा है इससे पिछला वाला वो क्या होगा, इससे पिछला वाला जो क्वार्टर होगा वो क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023। ठीक है, इससे पिछला वाला जो क्वार्टर है वो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023। तो यहां बोला जा रहा है कि अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च में क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है, देन यू कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। सेकेंड मंथ कौन सा है? नवंबर। ठीक है, तो आप 1 नवंबर 2023 से लेकर लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर यानी 31 जनवरी 2024 तक के बीच में कभी भी आप ये घोषणा कर सकते हो कि मैं जनवरी फरवरी और मार्च 2024 में क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ से लेकर लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस क्वार्टर। ठीक है, आई होप ये टाइम आपको समझ में आ गया। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है यार ये। ठीक है, एमसीक्यू इससे बन जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 एमसीक्यूज में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा है ना कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर क्यूआरएमपी फॉर दिस क्वार्टर। अब आप कैलकुलेट करते रहो, उसको कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, तो 1 नवंबर से लेकर 31 जन। वैलिडिटी ऑफ ऑप्शन वंस एक्सरसाइज। अब एक बार आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया अगर, तो फिर यह माना जाएगा कि आप आगे आने वाले बाकी क्वार्टर्स में भी क्यूआरएमपी ही रहोगे, अनलेस यू स्पेसिफिकली से कि नहीं अब मेरे को क्यूआरएमपी में नहीं रहना है। Taxpayers are not required to exercise their option every quarter. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods unless they revise the said option. तो एक बार आपने QRMP चूज कर लिया, उसके बाद आप QRMP में रहोगे unless आप चूज करके खुद ही कहते हो कि नहीं नहीं मेरे को वापस जाना है। ठीक है, Quoting of QRMP scheme is GSTN wise. Opting of QRMP scheme is GSTN wise. तो अगर आपके पास मल्टीपल GSTINs है, मल्टीपल GSTINs वैसे हो भी नहीं सकते, हाँ हो सकते हैं मल्टीपल GSTINs, क्यों नहीं हो सकते आपके पास? ठीक है, आपके पास मल्टीपल पैन्स नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीपल GSTINs तो आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल GSTINs अगर आपके पास है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी एक GSTIN पे आपने QRMP नहीं लगाया, किसी एक पे लगा दिया। A person may avail QRMP scheme option for some GSTINs and not for other GSTINs. आप ये कर सकते हो। Opting out of the QRMP scheme. Taxpayers opting out of the QRMP scheme, aggregate turnover has exceeded 5 crore rupees in the financial year. तो 5 करोड़ से ऊपर अगर हो गया टर्नओवर, तो फिर आप नहीं करोगे, मतलब आप नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, आप QRMP को एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। Availability of facility of opting out of QRMP scheme for a quarter. Availability of facility of opting out of QRMP scheme for a quarter. तो available from first day of the second month of the preceding quarter, the last day of the first month of the quarter. ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए बाहर करना है, ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए QRMP से बाहर जाना है, तो फिर आप वही कर सकते हो। जैसे वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपको बाहर जाना है, तो आप 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच में कभी बता सकते हो कि मेरे को बाहर जाना है। First day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. Nil GSTR 3B. The filing of GSTR 3B is mandatory for all normal and casual taxpayers, even if there is no business activity in any particular tax period. Form GSTR 4 और GST CMP 08 क्या होते हैं? ये composition dealers के लिए होते हैं। ठीक है, तो composition supplier is required to file return GSTR 4 annually and is required to pay the tax quarterly in form GST CMP 08. अब सुनो यहां पर क्या हुआ। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनको हर महीने टैक्स पे करना होता है। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनको हर महीने टैक्स पे करना है, हर महीने उनको रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अगर वो चाहें, अगर उनका टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से कम है, तो वो लोग चाह के अपना QRMP में ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये QRMP वाली जो फैसिलिटी है वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए।
अब हम बात करें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। कॉम्पोजिशन वाले कौन थे? जिनका टर्नओवर 75 लाख से कम होता था या 1.5 करोड़ से कम होता था। ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेट्स में 75 लाख से कम था। मैन मेड माय न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये वाला 75 लाख था और 1.5 करोड़ से कम, मतलब अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब क्या मुझे भी हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा, हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। मुझे रिटर्न साल में सिर्फ एक बार फाइल करना है और टैक्स मुझे क्वार्टरली पे करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। जो आपके नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं, अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपको हर महीने टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आप एक कॉम्पोजिशन वाले टैक्स पेयर हो, अगर आप एक कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, तो आपको हर क्वार्टर में टैक्स पे करना है और रिटर्न सिर्फ एक बार फाइल करना है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन वालों के लिए क्या हो गया? जीएसटीआर 4 और जीएसटी सीएमपी 08। पर्पस क्या है? ये एनुअल रिटर्न है, ये क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स है। डिटेल्स कौन कौन सी देनी है? इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाईज, कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज। यहां पर डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। फ्रीक्वेंसी ये ईयरली होता है, ये क्वार्टरली होता है। ड्यू डेट बाय 30th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आप जीएसटीआर 4 कब भरोगे? अगर आप क्वार्टर वाले हो तो आप 30 अप्रैल 2024 तक, 30 अप्रैल 2024 तक आपको रिटर्न भरना होगा। और ये क्या होता है? बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ठीक है, तो हर क्वार्टर के अगले महीने में जो भी 18 तारीख होगी तब तक आपको पेमेंट करना होगा। नोट: The inward supplies of a composition supplier received from registered persons filing GSTR1 will be auto-populated in form GSTR 4A for viewing. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन सप्लायर जहां से माल खरीदेगा उसके लिए GSTR 2A 2B नहीं होगा, लेकिन उसके लिए GSTR 4A होगा। Filing of nil GST CMP 08 is mandatory for all taxpayers who have opted to pay tax under the composition scheme if there is no business activity in any tax period. तो जैसे हमारे लिए GSTR 1 होता है, GSTR 3B होता है, उसी तरह से इनके लिए GST CMP 08 है। फॉर्म जीएसटीआर 5 फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। ठीक है, डिटेल्स क्या क्या देनी है? इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देनी है, आउटवर्ड सप्लाईज की देनी है, मंथली करना है, और ड्यू डेट क्या है? विद इन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगेन ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, इनको आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए क्या क्या होता है, रिटर्न का फॉर्म क्या होता है, उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होती है, क्योंकि इसके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का क्या होगा? देखो, हम लोग अभी तक नॉर्मल टैक्स पेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, टुडे इज द 49th क्लास ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो पिछली 48 क्लासेस में जब भी हम लोगों ने रिटर्न्स के बारे में बात की है, तो हम लोगों ने नॉर्मल टैक्स पेयर्स के रिटर्न्स के बारे में बात की है, जीएसटीआर 1 के बारे में बात की है, जीएसटीआर 2A 2B के बारे में बात की है, जीएसटीआर 3B के बारे में बात की है। ठीक है, लेकिन रिटर्न्स वाले चैप्टर में हम हर अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर को पकड़ रहे हैं। हम कॉम्पोजिशन वाले को भी पकड़ कर ला रहे हैं। ठीक है, हम एनआरटीपी को भी पकड़ कर ला रहे हैं, हम कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को भी पकड़ कर लाएंगे, हम हर टाइप के टैक्सेबल पर्सन को पकड़ कर यहां पर लाएंगे और आपको बताएंगे कि देखो इसको ये रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, ये उसका पर्पस होता है, ये इसकी ड्यू डेट्स होती हैं, और आपको अनफॉर्चुनेटली ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 7 किसको फाइल करना होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वालों को। तो जीएसटीआर 7 इज अ रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स व्हेनेवर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सप्लाइड टू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज। रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज। तो मंथली इसकी फ्रीक्वेंसी है और ड्यू डेट है 10 तारीख, कैलेंडर मंथ की 10 तारीख। जीएसटीआर 7A फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट बाय डिडक्टेड टू द डिडक्टी, ये भी हो गया। ठीक है, अभी आपको याद हो अगर, तो जो टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, वहां हम लोगों ने जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 7A के बारे में हल्का सा वहां पर मेंशन किया हुआ था और ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि रिटर्न्स के लिए डिटेल में, आप रिटर्न्स के बारे में डिटेल में जाने के लिए रिटर्न्स वाला चैप्टर देखें। ठीक है, तो यही जीएसटीआर 7 और 7A है, तो ये टीडीएस वाले चैप्टर में भी इसका मेंशन है। आओ देखो इधर, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स GSTR 4, tax for a quarter is to be paid by 18th of the month succeeding such quarter। हो गया ये भी। Payment of tax under QRMP scheme, tax due in each of the first 2 months of the quarter to be paid by depositing in pre-filled form GST PMT 06। तो QRMP वालों को भी टैक्स तो मंथली पे करना है, तो GST PMT 06 में करना होगा, और हर महीने की 25 तारीख को, जैसे अप्रैल में जितना भी माल बेचा उसके लिए जो भी आपको टैक्स पे करना है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, तो मंथली पेमेंट आपको करना होगा अगले महीने की 25 तारीख तक। ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट फॉर टैक्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, तो फिक्स्ड सम मेथड। अब देखो यहां पर ये चीज है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड सम वाला।
पॉइंट नंबर 11, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। द थिंग इज कि जब तक मैं रिटर्न नहीं फाइल करूंगा तब तक मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी कैसे, ठीक है। मैं क्यूआरएमपी वाला हूं, ठीक है। मैं क्वार्टरली अपनी पेमेंट करता हूं, सॉरी मंथली, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूं, पेमेंट मंथली करता हूं। थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज अ नॉन क्यूआरएमपी पर्सन, ठीक है। थिंक ऑफ अ नॉन क्यूआरएमपी पर्सन। मैं सपोज जैसे मैं नॉन क्यूआरएमपी हूं, ठीक है, तो मैं हर महीने अपना रिटर्न फाइल करता हूं। हर महीने जो भी मेरे सप्लायर्स हैं, जहां से भी मैं माल खरीदता हूं, वो अपना जीएसटीआर 1 करते हैं, मुझे उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो हर महीने जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल करता हूं, तो मुझे एग्जैक्ट टैक्स पेबल पता चलता है, मेरा पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी आउटपुट सप्लाईज को भी लेता हूं। मेरे पास जीएसटीआर 2A और 2B भी होता है, और जीएसटीआर 2B के हिसाब से मैं क्रेडिट वगैरह ले लेता हूं, और क्रेडिट लेने के बाद मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल निकलकर आ जाता है जब मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो, ठीक है। अभी पंगा ये है कि मैं कॉम्पोजिशन वाला हूं, मुझे रिटर्न तो फाइल करना है क्वार्टर के एंड में, पर टैक्स पे करना है अभी, ठीक है। तो टैक्स में कैलकुलेट कैसे करूंगा? अगर मैं सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाईज के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो भी मेरा नुकसान है। क्यों मेरा नुकसान है? क्योंकि फिर मैं आईटीसी प्रॉपर नहीं ले पाया, ठीक है। और अगर मैंने वो नहीं किया तो सरकार को नुकसान है। क्यों सरकार को नुकसान है? क्योंकि सरकार को कम पैसा हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए कि मैं जो क्यूआरएमपी वाले लोग हैं वो हर महीने अपना टैक्स पे करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, तो इसके लिए दो तरीके सरकार ने इशू कर रखे हैं। एक तो है फिक्स्ड सम मेथड, पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, डिपॉजिट इन जीएसटी पीएमटी 06 by 25th day of the month succeeding such month। अब अमाउंट कैसे आएगा? इफ द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। यहां पर फिक्स्ड सम में यह बोला गया कि अभी आपका क्या हो गया, अप्रैल में जून, ठीक है। सपोज अप्रैल में जून वाला क्वार्टर, अब अप्रैल में जून है, अब अप्रैल में जितना भी आपने माल बेचा उसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। कब तक? आपको 25 मई तक टैक्स पे करना है, ठीक है। अब ये टैक्स का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जनवरी फरवरी मार्च यानी जो पिछला वाला क्वार्टर था उसका रिटर्न आपने फाइल किया होगा, उसके रिटर्न में जितना भी आपका टैक्स पेड आ रहा था, कैश में जितना आपने पे किया, आईटीसी वगैरह माइनस करने के बाद जितना आपने कैश में पे किया, उसका सिर्फ 35% आप दे दो, दे दो, ठीक है। इसी वाले को देख लेते हैं, ठीक है। सपोज जनवरी फरवरी मार्च है, अब मुझे जनवरी में जो मैंने सप्लाईज किए हैं उसका पेमेंट मुझे 25 फरवरी तक करना है, ठीक है। लेकिन 25 फरवरी तक मैं कितना पेमेंट करूंगा? तो यहां पर सरकार कहती है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिटर्न तो तुमने जनवरी में फाइल कर दिया होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का रिटर्न तो तुमने जनवरी में फाइल कर दिया होगा। जितना भी तुमने जनवरी में कैश में टैक्स पे किया है, टैक्स पेड इन कैश, जितना भी तुमने कैश में पे किया है उसका 35% ले लो, और 25 फरवरी को 35% ऑफ द टैक्स पेड इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर ये आप कर दो। मेक सेंस? यस, मेक सेंस कि आपको हर महीने आपको पेमेंट करना है। अमाउंट ऑफ पेमेंट विल बी 35% ऑफ द अमाउंट दैट यू पेड इन कैश ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर इन द रिटर्न। इफ द रिटर्न वॉज फर्निश्ड मंथली, अगर आपने रिटर्न मंथली फर्निश किया था तो टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है। तो जो पिछले महीने आपने जितना भी पे किया था कैश में, एग्जैक्टली वही वाला अमाउंट आप पे कर दो। Monthly tax payments through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month। अगर आपने एक साल का रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपको मंथली आपको फिक्स्ड सम मेथड यूज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। फिक्स्ड सम मेथड आप तभी यूज कर पाओगे अगर आपने पिछले पीरियड का रिटर्न फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये फिक्स्ड सम मेथड। दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है कि टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्स बाय कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड आईटीसी अवेलेबल। तो यहां पर बोला जाता है आप अपने आप से सोच लो कितना कितना आपका बनेगा, दे दो।
द पेमेंट इज मेड इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। दो मेथड्स हो गए, एक हो गया फिक्स्ड सम मेथड, दूसरा हो गया सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में क्या हो गया कि अगर आपने रिटर्न मंथली फाइल किया हुआ है, सॉरी हाँ, अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आप पिछले क्वार्टर का जो भी आपने रिटर्न फाइल किया है, पिछले क्वार्टर का जो भी रिटर्न फाइल किया है, उस रिटर्न के में जितना भी आपने टैक्स कैश में पे किया था उसका 35% लेकर पे कर दो। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अगर आप रिटर्न मंथली फाइल कर रहे हो तो फिर पिछले महीने के रिटर्न में जितना भी आपने पे किया था कैश में उतना आप इस बार पे कर दोगे। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है कि आप खुद ही से देख लो कितनी आपकी आउटपुट सप्लाईज थी, उसके हिसाब से कितनी आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है, माइनस कितना आपके पास आईटीसी वगैरह अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अपना सेल्फ असेस करके दे दो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप अगर जीएसटी कम पे करोगे तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। ठीक है, तो देखो, फॉर फिक्स्ड सम मेथड टैक्स पेयर्स where auto calculated fixed sum amount for the first 2 months of the quarter is paid by due date, no interest would be applicable even if the liability for the said month was found higher। ठीक है, क्योंकि ये तो सरकार कह रही है ना कि भाई तुम 35% दे दो। ठीक है, अब सरकार कहे तुम 35% दे दो, बाद में मान लो टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आ जाए तो सरकार कहे हम तो इंटरेस्ट भी लेंगे तुमसे, तो ये तो गड़बड़ है। तो सरकार सिंपल कह रही है कि तुम हमारे वाले मेथड से फॉलो कर लो। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई पिछले क्वार्टर के रिटर्न का 35% आप दे दो, इधर आप दे दो 35%, बाद में अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा भी निकलती है हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इफ जीएसटीआर 3B ऑफ द क्वार्टर इज फाइल्ड बाय द ड्यू डेट बाय डिस्चार्जिंग देयर एंटायर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं, दूसरा ही है, where taxpayer makes monthly payment beyond due date, interest is payable on the applicable rate from the due date of furnishing GST PMT 06 till the making of payment। ड्यू डेट के अंदर कर दो, 25 तारीख से पहले कर दो, 25 के बाद करोगे तो फिर जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक इंटरेस्ट लगेगा। Where form GSTR 3B is furnished beyond due date, interest payable as per the provisions of section 50 for tax liability net of ITC। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इंटरेस्ट किस पर लगता है, अगर आपने रिटर्न आपने जीएसटी पे किया बाद में, ठीक है, आपने रिटर्न बाद में फाइल किया, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर आपने रिटर्न ही बाद में फाइल किया तब तो सिर्फ जितना कैश पोर्शन है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि यार रिटर्न में गलती हो गई थी तो फिर पूरे के पूरे अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। दिस वी हैव डन इन अ प्रीवियस चैप्टर एज वेल। फॉर सेल्फ असेसमेंट मेथड टैक्स पेयर्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोगों ने ये वाली चीज की थी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फॉर फिक्स्ड सम वालों का। अब सेल्फ असेसमेंट वालों का, इंटरेस्ट इज पेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 फॉर एनी टैक्स और पार्ट देयरऑफ व्हिच रिमेन्स अनपेड बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। तो यहां पर अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया और यहां पर आपकी गलती हुई तो फिर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो सरकार इज लाइक कि यार या तो हमारे तरीके से कर लो 35% दे दो, या फिर अगर अपने तरीके से निकालना है तो फिर इंटरेस्ट के लिए भी तैयार रहो, हमारे तरीके से करोगे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देखो जी, rectification of errors or omissions, revision of return is not possible, rectification in subsequent return is possible। आप कोई भी रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स में हम रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं, याद होगा रिवाइज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ड्यू डेट तक नहीं फर्निश कर पा रहे हो अपना रिटर्न तो कोई भी रिटर्न कैसा भी फाइल कर दो, फिर आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम रहता है। ठीक है, वहां पर इनकम टैक्स में हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 का रिटर्न आपको फाइल करना है, सपोज 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है, 31 जुलाई 24 तक आप फाइल कर दो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास उसको रिवाइज करने का टाइम तो 31 दिसंबर 24 तक का है ना, तो रिवाइज करते रहना। तो रेक्टिफिकेशन लेकिन पॉसिबल है, अगले रिटर्न में आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, और मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, अर्लियर ऑफ 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। रेक्टिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। फिर हमारे पास आ जाते हैं अदर स्टेटमेंट्स। अच्छा ये एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39(9) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 होना चाहिए ना ये, relating to the rectification of errors or omissions in GST returns already filed and also state its exceptions, state the time limit for making such rectification। तो rectification वाले बात हम लोग यहां पर कर ही चुके हैं कि rectification आपकी कब हो जाएगी, rectification अगले वाले रिटर्न में हो जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट ये हो गई 30th नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the consequences if the taxable person under GST law files the GST return under section 39(1) of the CGST Act 2017 but does not make the payment of self assessment tax। रिटर्न आपने फाइल कर दिया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने नहीं पे किया, तो जितना भी आपने टैक्स नहीं पे किया आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट लगता रहेगा।
ठीक है। तो इफ द टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी लॉ फाइल्स अ जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 बट डज नॉट पे द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, द रिटर्न इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड रिटर्न. Since the input tax credit can be availed only on the basis of a valid return, the taxable person in the given case will not be able to claim any input tax credit. He shall pay interest, penalty, fee or any other amount payable under the CGST Act for filing return without payment of tax. ठीक है। QRMP वालों के बारे में भी हम लोग बात यहां पर कर चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने फिक्स्ड सम और सेल्फ असेसमेंट के बारे में भी बात कर ली है। सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं। सवाल देख लो, सवाल देखो, आरटीपी नवंबर 2019 का सवाल। Messrs. Kevinon Enterprises, a registered supplier of designer wedding dresses under regular scheme वाला बंदा ये, has aggregate annual turnover of 30 lakh rupees in the preceding financial year. ठीक है, रेगुलर स्कीम वाला बंदा है, मतलब कॉम्पोजिशन नहीं है, तो नॉर्मल स्कीम वाला बंदा है और एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इसका 30 लाख का है. It is of the view that in the current financial year, it is permitted to file its monthly statement of outward supplies GSTR1 on a quarterly basis, while its accountant advises it to file the same on a monthly basis. ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं QRMP के लिए ऑप्ट कर सकता हूं, मतलब GSTR1 जो है वो मैं क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर सकता हूं, लेकिन इसका जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है यार मंथली कर लो ना यार. You are required to advise Messrs. Kevinon Enterprises on the same. सेक्शन 37 क्या कह रहा है? सेक्शन 37 कहता है कि आपको GSTR1 10 तारीख तक करना होता है. ठीक है, हाउएवर प्रेजेंटली एज अ मेजर ऑफ ईजिंग, ये एक्चुअली 10 नहीं है 11 होगा. ठीक है, लॉ वाले आए, ये है सेक्शन 37 ने 10 बोला हुआ है, बाद में उसको चेंज कर दिया था, 11 कर दिया था. हाउएवर presently, as a measure of easing the compliance requirement for small taxpayers, GSTR1 has been allowed to be filed quarterly by small taxpayers with aggregate annual turnover up to 5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year. Taxpayers with an annual aggregate turnover above 5 crores will, however, continue to file GSTR1 on monthly basis. In view of the same, Messrs. Kevinon Enterprises can file its GSTR1 on quarterly basis as its aggregate turnover does not exceed 5 crore rupees in the preceding financial year. ये बात एकदम क्लियर हो गई है. ठीक है, ये बात यहां पर एकदम क्लियर हो गई है, राइट. अब इधर देखो, ड्यूरिंग अ गिवन टैक्स पीरियड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ओइंग टू एन ऑफ सीजन की वजह से मेसर्स केविनॉन एंटरप्राइजेस हैज नॉट मेड एनी टैक्सेबल सप्लाई. उसने कोई टैक्सेबल सप्लाई की ही नहीं है. देयरफॉर मेसर्स केविनॉन Enterprises opines that no return under GST is required to be filed for the said period. उसका ये कहना है, उसका ये मत है कि रिटर्न कोई भी फाइल करने की जरूरत नहीं है. You are required to examine the technical veracity of the opinion of Messrs. Kevinon Enterprises. भाई GSTR नील फाइल करो लेकिन फाइल जरूर करो. ठीक है, नील फाइल करो लेकिन फाइल जरूर करो. तो GSTR1 needs to be filed even if there is no business activity in a tax period. Thus, in the present case, even if no supply has been made by Messrs. Kevinon Enterprises, a nil return is required to be filed for relevant tax period. ठीक, कॉम्पोजिशन सप्लायर वाले रिटर्न्स के बारे में भी हम लोग यहां पर बात कर ही चुके हैं. ठीक है, NRTP के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. NRTP वाला हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं. इनवर्ड सप्लाईज पर्सन्स हैविंग अ UIN, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है. ठीक है, हाँ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको आप जाने दे सकते हो. हम फर्स्ट रिटर्न पर आ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रिटर्न क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो जो इसका पहला GSTR1 होगा वही इसका फर्स्ट रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रिटर्न आपका हो गया. ठीक, एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. देखो, GSTR8 क्या है? स्टेटमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. तो मंथली स्टेटमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर डिपिक्टिंग सप्लाईज इफेक्टिंग थ्रू इट. ठीक है, तो ये TCS वाला जो ECOs, वो वाले ECOs जिनको TCS कलेक्ट करना होता है उन्हें GSTR8 भरना होता है. ये ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, अगले महीने की 10 तारीख तक इसको करना होगा. ठीक, उसके बाद फाइनल रिटर्न GSTR10. फाइनल रिटर्न GSTR10. अच्छा, फाइनल रिटर्न तो फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड. ठीक है, तो अगर मैं अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता हूं तो मेरे को एक फाइनल रिटर्न भरना होगा. ड्यू डेट विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज अर्लियर. ठीक, एनुअल रिटर्न एंड एनुअल स्टेटमेंट. तो देखो, एनुअल रिटर्न कौन फाइल करता है? फर्निश्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्संस एक्सक्लूडिंग CTP, ISD, NRTP, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स. एनुअल रिटर्न कहां फाइल करना होता है? GSTR9 फॉर रजिस्टर्ड पर्संस.
GSTR 9A फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स एंड GSTR 9B फॉर ECOs। आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी ना कि अमेंडमेंट कब तक हो सकता है, GSTR 1 का अमेंडमेंट कब तक हो सकता है, तो 30th नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो व्हाट इज एनुअल रिटर्न? दिस इज एनुअल रिटर्न विच यू हैव टू फाइल इन फॉर्म GSTR 9। एनुअल सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, so all registered persons are required to furnish the statement along with annual return if their aggregate turnover during a financial year exceeds 5 crore rupees excluding ये prescribed form हो जाता है form GSTR 9C। फिर एक GSTR 11 होता है, details of inward supplies of persons having UIN is filed by persons who have been issued a unique identity number। फिर एक ये मई 2018 का सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। तो ये आपको सेम प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा? ये एक क्वेश्चन और बचा है, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फाइनल रिटर्न अंडर CGST एक्ट 2017 एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द सेम। तो फाइनल रिटर्न जिसका कैंसिलेशन जिसका GST का जिसने अपना GST का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया या जिसका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है। प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग फाइनल रिटर्न हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक ये क्वेश्चन और है, explain who is required to furnish final return, time limit for filing the final return and late fee for delay in filing the final return। ठीक है, तो फाइनल रिटर्न किसको फर्निश करना होता है, ये सब तो ठीक है, टाइम लिमिट ये भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन लेट फी कितनी लगती है? तो देखो लेट फी आपकी लगती है 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज या 5000 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो ये आपकी लेट फी भी लग जाती है, या एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी इज पेबल अंडर द रिस्पेक्टिव SGST। हाँ, मतलब ये तो CGST का है और इतना ही आपको SGST और UTGST में भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the aggregate turnover of Mr. Prithvi, a registered person for financial year 2021 and 21-22 were 140 lakhs and 170 lakhs respectively. He has not filed annual return GSTR 9 under section 44 of the CGST Act before the due date. Discuss the penal provisions if any for non-filing the returns during the due date. तो फाइन लग जाएगा आपका, ये इस हिसाब से आपका फाइन लग जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। और अब इस वाले चैप्टर में जितने भी आपके रिटर्न्स हम लोगों ने पढ़े हैं उस सब की एक लिस्ट यहां पर मैंने दी हुई है आपको। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना है ना, या बस देखना है कि कौन कौन से वो हैं रिटर्न्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग इस वाली टेबल से देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे GSTR 1 है तो इट्स अ मंथली स्टेटमेंट है, कौन फाइल करता है, व्हाट इज द डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे रिटर्न्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर दी हुई है। ठीक है, फिर एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन से होते हैं? जो आपके रिटर्न फाइलिंग में आपकी मदद करते हैं। ये पता नहीं समरी में क्यों नहीं है, चलो नहीं होगा। ठीक है, तो GSTPs ये वो लोग होते हैं जो आपकी GST रिटर्न फाइल करने में आपकी मदद करते हैं, ऑल्दो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है। ठीक है, आप इसको चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, ये प्योरली थियोरेटिकल है, कौन लोग कर सकते हैं, इसकी क्या फंक्शंस हैं, पावर्स हैं वगैरह वगैरह, और इसमें कोई और ध्यान देने वाली बात है नहीं। ठीक है, एंड दैट इज इट। आपका इनकम टैक्स और GST का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।